सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और हर साल की तरह इस साल भी 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर सरकारी सतह पर मनाया गया, लेकिन मकबूजा कश्मीर में 5 फरवरी इस बार कुछ मुख्तलिफ अंदाज से मनाया गया। कश्मीर का मसला आलमी सतह पर उजागर करने पर मकबूजा कश्मीर में वज़ीर आज़म इमरान खान के पोस्टर्स लग गए। श्रीनगर और दीगर शहरों में लगाए गए पोस्टर्स में पाकिस्तानी अवाम और वज़ीर आज़म इमरान खान से इजहार तशक्कुर किया गया, जिसमें शुक्रिया इमरान खान के पैगाम दर्ज हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद को कश्मीर का सफ़ीर कहते हैं। आज भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती करते हुए कोटली में उन्होंने अपने इस अज़्म को दोहराया। अब तक मकबूजा कश्मीर को आलमी मुतनाज़ा इलाका तस्लीम करते हुए कुल 18 करारदादें मंजूर की जा चुकी हैं, जिनमें भारत को मकबूजा कश्मीर से अपनी फ़ौजें निकालने और सलामती काउंसिल ऑफ भारत के वादे के मुताबिक रेफरेंडम करवाने का कहा जा चुका है, ताकि कश्मीरी राय शुमारी के जरिए अपनी आज़ादी का इंतखाब कर सकें। मगर हर बार भारत इनकारी रहा। मगर अफसोस है कि सलामती काउंसिल और आलमी बरादरी अब तक कुछ भी नहीं कर पाई हैं। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान को अब भी उम्मीद है कि इन्हीं करारदादों पर अमल करते हुए कश्मीरियों को उनका हक मिल सकता है। मैं आज यूनाइटेड नेशंस को याद कराना चाहता हूं, आपने जो वादा था वो पूरा नहीं किया। जब ये आपको आपका हक मिलेगा और कश्मीर के लोग इंशाल्लाह जब पाकिस्तान के हक में फैसला करेंगे, मैं ये भी आज कहना चाहता हूं कि उसके बाद पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को वो हक देगा कि आप आजाद रहना चाहते हैं या आप पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर की आज़ादी और इस मसले के मंतकी हल के लिए नरेंद्र मोदी को मुज़ाकरात के जरिए मामला हल करने की पेशकश की, लेकिन साथ ही ये वाज़े भी कर दिया कि ये पेशकश हमारी कमज़ोरी ना समझी जाए, बल्कि सिर्फ कश्मीरियों के वसी तर मफाद की खातिर ये कदम उठाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी, मैंने कोशिश की थी आते साथ ही कि हम अपने ताल्लुकात ठीक करें और कश्मीर का मसला हल करें डायलॉग के जरिए। कभी ये ना समझना कि जब हम कहते हैं हम आपसे दोस्ती करेंगे कि हमें किसी किस्म का खौफ या डर है। हम चाहते हैं कि कश्मीर के लोगों को उनका हक मिले। हम चाहते हैं ये जुल्म खत्म हो। सलामती काउंसिल भारत को उसका किया गया वादा याद करवाते हुए 5 फरवरी को पूरी दुनिया में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है, ताकि दुनिया भारत पर दबाव डालकर कश्मीरियों को उनका हक राय शुमारी दे। मगर भारत और तमाम आलम कुफ्र ये जानता है कि 1947 से अब तक सख्त भारतीय पहरे जुल्म और जबर में रहते हुए कश्मीरी एक ही नारा लगा रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और इसी नारे पर अमल पैरा होकर कश्मीरी अब तक 1 लाख से जायद शहादतें, हजारों माओ बहनों और बेटियों की अस्मत दरी होने के बावजूद इसी नारे पर कायम है, जहां 5 फरवरी को कश्मीरी गयूर मुसलमान भारत और सलामती काउंसिल की वादा खिलाफी के खिलाफ पूरी दुनिया में एहतजाज करते हैं। वहां पर पाकिस्तानी कौम भी अपने कश्मीरी भाइयों के साथ सलामती काउंसिल और भारत के खिलाफ एहतजाज करते हुए उनको अपने कश्मीरी भाइयों की आज़ादी की सदा सुनवाते हैं और दुनिया को ये बावर करवाते हैं कि पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ हैं। फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर पाकिस्तान में भी पूरे जोश और वलवले के साथ मनाया जाता है और इस अज़्म के साथ मनाया जाता है कि कश्मीर को जल्द ही आज़ादी मिलेगी। सरदार अतीक अहमद साहब, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इस मामले पर ज़रा कुछ गुफ्तगू उनसे करते हैं। सरदार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। आज वज़ीर आज़म कोटली में खिताब कर रहे थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और नरेंद्र मोदी को वो ये ऑफ़र कह लें, पेशकश कह लें, वो कह रहे थे कि मुज़ाकरात के ज़रिए ही हम एक बार फिर दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं। अगर कश्मीर से वो 5 अगस्त वाले इक़दामात को ख़त्म कर दिया जाए, वो स्टेप्स वापस ले लिए जाएँ, तो आपको लगता है कि भारत उनकी इस ऑफ़र को क्या संजीदा लेगा? कहीं इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त आने वाले दिनों में हो सकती है, ऐसा महसूस होता है आपको? बहुत शुक्रिया। ऐसे है अरबाब साहब के आज का जो दिन है, इस दिन की मुनासबत से मुझे जम्मू और कश्मीर के अवाम की जानिब से पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने इस यकजहती का भरपूर एहतमाम किया है। सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो दोनों आज तशरीफ़ लाए। बहुत कम ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की सारी क़यादत
आज PDM की क़यादत भी मुजफ्फराबाद में थी, तो हुकूमत और अपोजिशन सारे आज आज़ाद कश्मीर के अंदर थे। तो इसमें एक बड़ा अच्छा पैगाम है, बड़ा जानदार पैगाम है, और इससे कश्मीरियों के हौसलों को बड़ी जला मिलती है, तक़वीत मिलती है। जहाँ तक इमरान खान साहब की इस पेशकश का ताल्लुक है, ये उन्होंने बड़ा दानिशमंदाना इक़दाम किया है कि उन्होंने आलमी बरादरी को ये बात बावर करवाई है कि हिंदुस्तान जो आज किसानों की तहरीक में फंसा हुआ है, हिंदुस्तान जो आज ब्रह्मपुत्रा डैम के पानी की ज़्यादत में फंसा हुआ है, हिंदुस्तान जो अंदरूनी मसाइल का शिकार है, इससे हम कोई फ़ायदा नहीं उठाना चाहते, हिंदुस्तान की कमज़ोरियों से इस्तेफ़ादा नहीं करना चाहते, बल्कि इमरान खान ने दानिशमंदी का मुज़ाहरा करते हुए हिंदुस्तान को मुज़ाकरात की दावत दी है और उसे कहा है, अलबत्ता मशरूत दावत है। उन्होंने कहा है कि ये जो 600 दिन का लॉकडाउन है, ये 5 अगस्त 2019 के इक़दाम की वजह से वजूद में आया, तो उसके नतीजे में कश्मीरियों पर एक कत्ल गारतगरी की फ़ज़ा बनी है। इससे वो रिकन्सिडर करें, अनडू करें और कश्मीर को वहाँ ले जाए, जम्मू और कश्मीर को, जहाँ वो 5 अगस्त 2019 से पहले था। तो ये मैं समझता हूँ कि आलमी बरादरी को ये बात इसलिए अपील करेगी कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने भी कहा कि कश्मीरी तनहा नहीं है, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा कि कश्मीर का मसला हल तलब है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भी ये मसला डिस्कस हो रहा है, और ऐसे वक्त में हो रहा है जब थोड़े दिन पहले यूरोपियन यूनियन की डिसइंफो लैब ने हिंदुस्तान को सारी दुनिया के सामने उसका चेहरा बेनकाब किया है कि वो फेक IDs और फर्जी और जाली नामों से और ID से वो दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ, बलूचिस्तान के अंदर और दुनिया के बाकी ममालिक के अंदर भी और कश्मीर के अंदर जो कार्रवाई हो रही हैं, तो इस मौके पर जब हिंदुस्तान इलाकाई तौर पर, मकामी तौर पर, दाखिली तौर पर, आलमी तौर पर बड़ी हद तक माजी के मुकाबले में मुश्किलात का शिकार है, और वो ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी की गलत हिकमत अमली के नतीजे में, तो ऐसे में इमरान खान का ये कहना, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, ये बड़े मैं समझता हूँ कि मैग्नानिमिटी का मुज़ाहरा है और बड़ी दानिशमंदी का मुज़ाहरा है। इसलिए कि बात जब भी होनी है मुज़ाकरात की बेस पर होनी है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बुनियाद पर होनी है। मसला कश्मीर देखिए, माज़ी करीब में भी जो है एक फ़ौजी हुकूमत के दौरान कश्मीर स्टडी ग्रुप की तजावीज़ पर ज़ेर बहस आता रहा है, और आगरा में मुज़ाकरात सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे पर, परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में कश्मीर पर मुज़ाकरात हो रहे थे, उसके बाद इंट्रा कश्मीर ट्रेन ट्रैवल शुरू हुआ। तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि इमरान खान का ये कहना दुनिया को मुतवज्जो करवाना है, और मैं समझता हूँ कि इसमें कामयाबी के बड़े इम्कानात मौजूद हैं कि जो दुनिया हमारी हमदर्दी में न सही, लेकिन खुद हिंदुस्तान की हमदर्दी में दुनिया, मगरबी दुनिया के बाद ममालिक चीन के खिलाफ हिंदुस्तान को थपकी देके खड़ा रखना चाहते हैं, तो उससे हिंदुस्तान को मजबूर करें कि वो इस पेशकश से इस्तेफादा करें। सही। अच्छा सरदार साहब, अब भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर कैसे लाया जा सकता है, इसमें दुनिया की क्या जिम्मेदारी बनती है, पाकिस्तान को अपना किरदार मज़ीद मौसर तरीके से कैसे अदा करना चाहिए, तमाम सवालात मैं आपकी तरफ लेकर आता हूँ। लेकिन आपने अभी बड़े दिल का मुजाहरा किया कि आपने PDM का भी शुक्रिया अदा किया, मुजफ्फराबाद में जो उन्होंने वहाँ पर जलसा किया, उसमें अगर हम मरीम नवाज़ की तकरीर को उठाकर देखें, आधे घंटे उन्होंने तकरीर की, 1 से 1.5 मिनट भी उन्होंने भारत के इन इक़दाम का जिक्र नहीं किया। वो सिर्फ इमरान खान को इस पूरी सूरत हाल का जिम्मेदार कसूरवार ठहराती नहीं। आप नहीं समझते आज नून लीग के हर कारकुन को, उनके हर नुमाइंदे को शर्मिंदा होना चाहिए कश्मीरियों के सामने कि आज के दिन भी उन्होंने अपनी इंटरनल सियासत को नहीं छोड़ा, उनकी 95% तकरीर का महवर और कसूरवार इमरान खान ही थे, नरेंद्र मोदी का एक बार उन्होंने नाम लेके मजम्मत नहीं की। जी, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इस इलाके के अंदर रहते हुए आदमी की मेज़बान की हैसियत होती है, तो मैंने हुकूमत का, सदर साहब का, वज़ीर आज़म साहब का, PDM की क़यादत का शुक्रिया अदा किया कि वो सारे यहाँ तशरीफ़ लाए। लेकिन साथ ही मैंने इस बात का जिक्र किया कि कितना ही अच्छा होता कि आज ये लोग सारे मिलकर ये करते हैं कि हमने एक दिन के लिए या चंद घंटों के लिए पाकिस्तान की जमाती, दाखिली, इंतखाबी सियासत जो है उसको एक तरफ रख दिया है। हम सारे कश्मीरियों की पुष्ट पर पाकिस्तान के साथ, अपनी अफवाज के साथ, अपने दिफा के साथ और हिंदुस्तान के मुकाबले में इकट्ठे खड़े। जब हम लोग एक दूसरे को इस मौके पर भी अपनी दाखिली सियासत पर गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो एक तो मैसेज ये जाता है कि हम कश्मीर के नाम पर सियासत कर रहे हैं, संजीदा नहीं है। दूसरा ये है कि अगर आधे पौने घंटे की तकरीर में आप एक जुमला, 2 जुमले हिंदुस्तान के खिलाफ 1 आध मिनट के कहते हैं, तो उससे मैसेज क्या मिलता है कि हिंदुस्तान की एजेंसी और इदारे ये सारी बात वाच करते हैं। और वो ये जब आप कहते हैं, मैं आपको कहता हूँ कि आपने बेच दिया कश्मीर, आप कहते हैं कि भाई तुमने सौदा कर दिया, तकसीम कर दिया, सेल आउट कर दिया, तो ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान के माहिरीन, एजेंसी और इदारे इसको कैच करते हैं, अरेस्ट करते हैं, इसको सोशल मीडिया पे लेके जाते हैं,
हर शख्स की फ़ोटो, नाम और एक एक जुमला लगाते हैं और कश्मीरी जो मज़ामतकार हैं प्रेस क्लब में, बार एसोसिएशन में, ट्रेड यूनियन में, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, मस्जिद में, आगे पीछे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जवान साहब लोग, तो उन सबको ये मैसेज देते हैं कि भाई ये भी कह रहा है कि बिक गया, वो भी कह रहा है कि पाकिस्तान पीछे हट गया, ये दूसरा भी कह रहा है, ये अपोजिशन में था तो ये कह रहा था, हुकूमत में तो ये कह रहा है। तो पाकिस्तान के सारे अगर खुदा न खास्ता मारूफ सियासी चेहरे ये कह रहे हैं कि बिक गया और कश्मीर का मसला खत्म हो गया, तो तुमने किस लिए पाकिस्तान का परचम उठाया हुआ है, किस लिए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगा रहे हो? तो ये मुझे बताइए कि कौन सी खिदमत है कश्मीरियों की, कौन सी खिदमत है तहरीक आज़ादी कश्मीर की? ये 6 लाख शहदा का खून इसके अंदर मौजूद है और कश्मीरियों ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सरबराही में पाकिस्तान बनने से पहले अपने आप को तहरीक के साथ वाबस्ता किया और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके लड़के पाकिस्तान के साथ मुहैया किए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अफसोसनाक रवैया है, बहुत तशवीशनाक रवैया है कि हम एक दिन भी जो है वो कश्मीर के नाम पर संजीदगी से करने के लिए सारे तैयार नहीं होते और इस मौके से भी इसे दाखिली इतनी मेहनत करके दूर से आके जलसे मीटिंग करके कारकुनों को बुला के, तो मैं समझता हूँ कि सियासी वो फील्ड मार्शल अयूब खान ने अरबाब साहब यहाँ कहा था कि कश्मीरियों ऐसा वक्त आ सकता है कि हुकूमत पीछे हट जाएं, सियासतदान थक जाएं, पाकिस्तान की सियासी जमातें आपको तनाव छोड़ दें। लेकिन मैं वादा करता हूँ, सीने पर हाथ रख के कहा था मुजफ्फराबाद में कि मैं वादा करता हूँ कि मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान कश्मीरी को तनहा नहीं छोड़ेगी। मैं समझता हूँ कि कितना दूरबीन शख्स था, कितनी मुमराना बसीरत वाला शख्स था अयूब खान, कि जिसने जो बात कही आज सच साबित हुई कि पाकिस्तान की आवाम और मुसल्लह पाकिस्तान जब आज के दिन यौम यकजहती कश्मीर बनाकर कश्मीरियों को यकजहती का पैगाम एक रियासत के तौर पर हम दे रहे हैं, वहाँ ये कितनी बड़ी तकसीम नज़र आ रही है कि एक अपोजिशन पार्टी की नायब सदर वहाँ पर कश्मीर फरोश इमरान खान के नारे लगवा रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को कश्मीर का सफ़ीर कश्मीरी भी कहते हैं, वहाँ पर शुक्रिया इमरान खान के पोस्टर्स लगे और यहाँ पर नारे लगवाए जा रहे हैं कि कश्मीर फरोश इमरान खान। अब दुनिया में इससे मुतालिक क्या पैगाम जाएगा, पाकिस्तान का क्या इमेज इस इवेंट के बाद जाएगा? देखिए, नवाज ली की क़यादत का एक नफ्सियाती अलविया है और अलविया ये है कि उन्होंने 5 साल तक अपनी हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा न रखकर हिंदुस्तान को एक तरफा गोल करने का, वज़ीर ख़ारजा गोलकीपर की हैसियत रखता है। आप दुश्मन की टीम के साथ खेल रहे हैं और 5 साल गोलकीपर नहीं है और उस अरसे में आप सजय जद्दार को बुलाते हैं, नरेंद्र मोदी की गाड़ी चलाते हैं, अमित शाह को घर बुलाते हैं, अजीत डोभाल को बुलाते हैं और फिर टीवी पर खड़े होकर कहते हैं कि ऐसे ऐसे जैसे इशारा कर रहा हूँ कि ये लकीर सफमा को एड्रेस करते हुए मियां साहब ने लाहौर में कहा कि किसने ये बीच में लकीर डाली है, हमें तो पता नहीं है, हम तो एक ही लोग हैं, एक ही तरह का आलू गोश्त खाते हैं और बरदाना और माला की स्वीट खाते हैं। सरदार साहब, उस पूरी सूरत-ए-हाल का तो आज वो क्रेडिट ले रही थी कि उनके अपने दौर में जब उनके वालिद साहब यहाँ पर हुक्मरान थे तो भारत के वज़ीर आज़म बगैर किसी रोक टोक के पाकिस्तान आया करते थे। आज उन्होंने खुद चल कर आया करते थे, उन्होंने ये कहा, तो आज तो उसका क्रेडिट लिया उन्होंने। देखिए, ये क्रेडिट है या ये डिसक्रेडिट है, ये तारीख फैसला करेगी। कुछ फैसले हो गए, कुछ आने वाले वक्त में होंगे कि कश्मीरियों का कातिल, हिंदुस्तानी मुसलमानों का कातिल, खालिस्तानियों का कातिल, आसामियों का, मिजोरम का, नागालैंड वालों का कातिल, वो खून के हाथ उसके भरे हुए हैं, दब्बे दामन पे लगे हुए हैं और पाकिस्तान में उसकी गाड़ी चला रहे हैं और प्राइड ले रहे हैं, फख्र कर रहे हैं। ये तारीख में डूब मरने का मकाम है, शर्मिंदगी का मकाम है, नदामत का मकाम है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को, कश्मीरी मुसलमानों के सीने पर मूंग दले जा रहे हैं, उनको बादशुदी किया जा रहा है, वहाँ उनको गैर मुस्लिम किया जा रहा है, घरों से बेघर किया जा रहा है, होमलेस किया जा रहा है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की जा रही है, जमीन तंग की जा रही है और उनके कातिल को आप ये कहते हैं कि वो खुले दिल से आता है और चलता फिरता है और हमारी मेहंदी में और हमारे वलीमे में और हमारे खानों में और शादी में दावत में शरीक होता है और हमारे फैमिली फंक्शन में शामिल होता है। ये तो तारीख अरबाब साहब फैसला करेगी कि ये मातम करने का मकाम है, ये रोने का मकाम है, ये दामन पर लगने वाले धब्बों को मिटाने का मौका है, ये इनको नुमाया करने का मौका है। इसलिए मैं इस पर कोई ज़्यादा क्या कहूँ कि आज मेरी बात भी लोग सुनेंगे तो मजीद पार एक अच्छा मैसेज नहीं जाता। हम तो इसमें एहतियात करते हैं, बिल्कुल बहुत दुख होता है। सरदार साहब, नई अमरीकी इंतजामिया आने के बाद अब इस नई उम्मीद का दिया हम रोशन रखें, इसको हम ये उम्मीद लगाएं कि अब ये सूरत-ए-हाल वहाँ तब्दील हो सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 से 3 बार सालसी की पेशकश की, लेकिन वो नरेंद्र मोदी को भी अपना दोस्त कहते थे, इमरान खान को भी उन्होंने बज़ाहिर अपना दोस्त बना रखा था, तो उन्होंने तो इस मामले को संजीदगी से नहीं लिया। क्या नई अमरीकी इंतजामिया संजीदगी से लेगी? अगले 4 साल में कहीं किसी मंतकी अंजाम की तरफ जाता ये मामला दिखाई दे रहा है आपको?
देखिए, अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे अच्छी उम्मीद जरूर वाबस्ता करनी चाहिए, लेकिन नई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो प्रॉब्लम है जो अमेरिका में पहले कभी नहीं पैदा हुआ कि अमेरिका में जो ट्रम्पिस्ट हैं उन्होंने अमेरिका में एक नई इंतहा पसंदी की लहर जन्म लेने की तैयारी कर ली है। नई जमात अपनी पार्टी 2 पार्टी सिस्टम का 3 पार्टी सिस्टम लाने की कोशिश की जा रही है, और वो इंतहा पसंदी का जो मुजाहरा कैपिटल हिल पे कैरन बिल्डिंग में और स्पीकर चैम्बर में हुआ वो आपके सामने है, उसको वो फॉलो अप करना चाहते हैं। तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को घर में भी मसाइल हैं, लेकिन मेरा यकीन है, पुख्ता यकीन है कि वो इस इलाके के अंदर के जो साउथ एशिया के मसाइल के हवाले से उनका, इसलिए कि बाइडन जो है वो 73 से सेनेट में, कांग्रेस में और दुनिया की मुख्तलिफ कमेटीज़ में उनका चलना फिरना उठना बैठना एक बहुत इंतहाई सीजन पॉलिटिशियन बहुत अरसे बाद अमेरिका को मिला है, और ख़ास तौर पर ट्रंप के बाद जो बिल्कुल ना तजुर्बाकार आदमी पॉलिटिक्स के फील्ड में, और ये इंतहाई तजुर्बाकार आदमी, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ सकता है। ईरान के साथ भी वो अपने 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 मायदे पर उसको भी ज़ेर बहस ला रहे हैं। फ्रांस के साथ भी जो एनवायरमेंटल एग्रीमेंट से ट्रीटी थी उनको वो दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी दुनिया में ट्रंप के इक़दाम को रिवर्स करना, चूँकि ट्रंप मोदी की गोद में और मोदी ट्रंप की गोद में था, अब वो खुद अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है और उनका चैलेंज भी है कि इसको रिवर्स उन्होंने 380 डिग्री पर रिवर्स हमारे इंटरेस्ट में नहीं अपने इंटरेस्ट में भी कर रहे हैं, अमेरिका के अंदर भी मैसेज दे रहे हैं। तो मेरा यकीन है कि अगर बहुत ज्यादा उम्मीदें न भी वाबस्ता करें तो कुछ न कुछ मेरा यकीन है कि बाजी के मुकाबले। बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार अतीक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, और कह रहे थे कि बहुत उम्मीद है उन्हें इस नई अमरीकी इंतज़ामिया से, इनसे एक नई उम्मीद लगानी चाहिए कि ये अब मसले कश्मीर के हल के लिए अमेरिका की पुरानी हुकूमत की तरह इसको नज़रअंदाज नहीं करेंगी, और पाकिस्तान की और वज़ीर आज़म इमरान खान की कोशिशों को भी उन्होंने सराहा कि उनके ज़रिए अब ये इस वक्त पूरी दुनिया में इस मसले पर बात हो रही है। इस वक्त दिफाई तजियाकार जनरल ट्राइड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मामले पर मज़ीद कुछ गुफ्तगू करते हैं। जनरल साहब, 5 फरवरी पाकिस्तान में भी पूरी दुनिया में ये एक दिन के तौर पर तो मनाया जाता है, फिर बाकी 364 दिन शायद हम इस मसले को, हमारी हुकूमत, हमारे सिफारतकार भुला बैठते हैं। फिर अगला 5 फरवरी आता है तो हमें याद आता है कि आज भी हमने देखा बड़े बड़े सियासतदानों ने बड़ी बड़ी तकारीर की, लेकिन एक दूसरे पर उनका फोकस ज़्यादा रहा, एक दूसरे की करप्शन पर, एक दूसरे की नाअहली पर, मिस गवर्नेंस पर, और कश्मीर पर उनका फोकस कुछ कम ही रहा। क्या कहेंगे सर? जी, फोकस कम की बात तो मेरा ख्याल है आप बड़ी कसर नफ्सी से बात कर रहे हैं। सॉरी, कश्मीर के बारे में हमारा ये एटीट्यूड आज से नहीं है। हमारा एक जो नैरेटिव है जिसमें बहुत ज्यादा झोल है, और ये आज से नहीं है, काफी अरसे से यही नैरेटिव हम सुन रहे हैं। कभी हमें कहा जाता है कि इसको बैक बर्नर पर डाल दें, कभी कहा जाता है इकॉनमी पहले डेवलप करें, अब कश्मीर को भूल जाए, इतनी जंगें लड़ी हैं, फिर और क्या मिल गया आपको। हम ना तो इस मसले की नौयत खुद समझ सके हैं, ना ही अपनी नौजवान नस्ल को समझाने की कोशिश की है, ना ही बैसियत कौम। हमारा जो एक बड़ा वाज़ेह नैरेटिव था, हमने उस नैरेटिव को दुनिया को समझाने की कोशिश की है, बात करने की कोशिश, कर जाने की कोशिश की है। ये तो मसला तकरीबन पाकिस्तान की तरफ से बड़ा बैठे हुए थे, हम अंदर तकरीरें करते थे। ये तो अल्लाह भला करे मोदी साहब का, जिन्होंने आके पाकिस्तान की मदद की, और अल्लाह ताला कश्मीरियों के जज्बे को सलाम करता हूं मैं कि जिन्होंने अपनी सब कुछ कुर्बान करके आज इस जगह पर आग खड़े हुए मोदी साहब को कटहरे में खड़ा कर दिया है। तो इसमें हमारे सियासतदानों का, हमारी लीडरशिप का अगर कमाल है तो यह है जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो जनरल साहब, अगर हम अपनी ज़िंदगी में क्या ऐसा देख सकेंगे कि पाकिस्तान में अपोजिशन जो जमातें हैं वो हुकूमत को मसले कश्मीर पर सपोर्ट करें, उन्हें मजबूत करें कि आप कश्मीर का मसला पूरी दुनिया में लड़ें, हम आपकी बैक पर मौजूद हैं। बदकिस्मती से हम ये देखते हैं जो भी हुकूमत होती है वो माजी की हुकूमत को ब्लेम करती है कि मसले कश्मीर को उन्होंने नज़रअंदाज किया। जो माजी की अपोजिशन होती है वो हुकूमत में आ जाती है तो उस वक्त की अपोजिशन उसको ब्लेम करती है। जिस तरह आज आपने देखा होगा कि कश्मीर फरोश और इमरान खान के नारे मरीम नवाज साहिबा ने लगवाए, क्या ये रवैया आज के दिन होना चाहिए था? देखिए, जब आप लीडरशिप इस किस्म की आप समझते हैं, जिसको आप लीडर कह रहे हैं, जिनका ना तो तारीख का इदराक है, ना उनको जोग्राफिया की समझ है, ना ही उनको बैसियत एक शख्सियत उन्होंने अपने आप को डेवलप करने की कोशिश की है, तो सोच उनकी जहां पर अड़ी हुई है उनसे ज्यादा तो वो बात कर नहीं सकते। अपने ज़र्फ से बढ़कर तो कोई बात नहीं कर सकता, ना कोई सोच सकता है। और ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की, और नवे मैं समझता हूँ कश्मीरियों की, जो तो अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं और हमारी तरफ से इस किस्म की आवाज़ें उठ रही हैं। और हैरान कुन भी है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। और ये ना हो कि अगली आने वाली नस्लें हम सबको कटहरे में खड़ा कर दें कि हमारे पास जो मौके थे, कश्मीरियों ने अपनी कुर्बानी देकर अपनी जान की, इज्जत की, अपने बच्चों की, बड़ों की, बूढ़ों की,
उन सब की कुर्बानी देकर जिस मसले को जहां तक जिंदा किया था, वो पाकिस्तान की हुकूमत की, पाकिस्तान के सियासतदानों की बहसीत मजमूई पाकिस्तान कौम की बेइज्जती की नजर हो गया। तो अल्लाह ना करे इस तारीख में ऐसा लिखे। लेकिन जिस किस्म की लीडरशिप इस वक्त आपकी होराइजन पर है, मैं नहीं समझता कि हम अगले 10-20 सालों में एक वाज़े मौक़िफ़ के साथ सोच के निकल सकते हैं बाहर। कश्मीरी अगर हमें फोर्स कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उनके जज्बों को जिंदा रखे, सलामत रखे, उनके जो मकासद अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फरमाए उनको। लेकिन मुझे जहां तक अपनी लीडरशिप से सोच है, बदकिस्मती है कि आज के दिन में बैठ के ये बात कर रहा हूं कि हम मसले की नौयत को नहीं समझ रहे। सही। हम ये नहीं जानते कि कश्मीर को क्यों जबरदस्ती भारत के हवाले किया गया था 14 अगस्त 1947 को। आज तक आप ये पूछ ले सारी लीडरशिप से, वो आपको ये बात करता हुआ कभी नजर नहीं आएगा। हम हर एक को ये बात तो कहने को चले हुए हैं। ये पता है आपको कि हाफिज सईद ने और 2012 या 2013 में, मुझे बड़ा वाज़ेह तौर पे याद है, यहाँ पर वारी होटल में चंद दोस्तों को बुलाकर उन्होंने बातचीत की थी और वहां उन्होंने उस वक्त बताया था कि भारत क्या करने जा रहा है। और भारत ने ये बड़ा वाज़ेह कर दिया हुआ था, ये को भारत ने ढका छुपा नहीं रखा हुआ था। ये मोदी साहब की गवर्नमेंट का ये बड़ा डिक्लेयर्ड एम था कि खत्म करेंगे इसको। सही। और जनरल साहब, आप ये समझते हैं कि हमारी जो मौजूदा हुकूमत है वो इस चैलेंज से निमटने की सलाहियत रखती है? चूंकि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इंडिया में इलेक्शन से पहले भी वो ये सोच रहे थे कि नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बनकर दोबारा आ जाएंगे तो इस मसले का हल निकल आएगा। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ और बिल्कुल इसके बरक्स हुआ। आज एक बार फिर उन्होंने मुज़ाकरात की दावत दी है नरेंद्र मोदी को। कितनी काबिल अमल है ये तजवीज़, और फिर भारत को मुज़ाकरात की मेज़ तक किस तरह लाया जा सकता है? देखिए, भारत को मुज़ाकरात की टेबल पर पाकिस्तान नहीं ला सकता। बिल्कुल इस तरह नहीं ला सकता कि हमारे यहाँ यकसुई नहीं है। हमने बहसीत कौम इसकी तैयारी नहीं की। हम आज भी ये बात करते हैं कि भारत चूंकि बड़ी मंडी है, दुनिया इसकी बात सुन रही, हम छोटी मंडी हमारी बात नहीं सुन रही। 220 मिलियन का मुल्क है ये, दुनिया की 6ठी बड़ी आबादी है हमारे यहाँ। न्यूक्लियर मुल्क है, अगर हमारी बात को नहीं सुन रहा, इसकी वजह ये नहीं कि हमें हमारे कोई इकोनॉमिक्स का मसला है, इसका वजह यह है कि हमें यकसुई नहीं है। हमारी जो एक फोकस होना चाहिए, आपके सियासी इख्तिलाफात एक जगह होने चाहिए भी है, उन पर बहस होती रहे, लेकिन जो कौमी मफादात हैं उसमें तो यकसुई होनी चाहिए थे, वो नहीं है। हम एक जगह पे खड़े नहीं हैं जहां पे हमें खड़ा होना चाहिए था। इस वजह से भारत को मजबूर अगर करेंगे तो कश्मीरियों से मजबूर होंगे। कश्मीरी जिस तरीके से कुर्बानियां दे रहे हैं, 9 लाख से ज्यादा उन्होंने अपनी फौज को, वहां भारत की फौज को लॉकडाउन करके रखा हुआ है गुज़श्ता तकरीबन 18-20 महीने से। ये चीज भारत को मजबूर करे तो करे, या भारत खुद अंदर से जिस टूट फूट का शिकार हो रहा है उससे बचने के लिए कश्मीरियों को किसी तरह बात लगा दे तो कर दे। पर देखिए पाकिस्तान ने किया क्या है, क्यों मजबूर हो भारत हमारे साथ बात करने को? बताइए ना, आपको मजबूरी होनी चाहिए, भारत की बात करेगा ना। बिल्कुल। अगर भारत ने बातचीत से मसला तय करना होता तो 5 अगस्त क्यों करता वो? 70 साल से इस बात को मसले से हल कर लेते वो लोग। सही। तो ये हमारी ठीक है, ऑफर करना इन ऑप्टिक्स के लिए ठीक है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए ठीक है, लेकिन इसका ना तो रियल कोई वैल्यू है, ना इसका कोई मतलब है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे इस मसले के हल के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यकसुई है और पाकिस्तान की हुकूमत और अपोजिशन की जमातों को एक पेज पर आकर फिर दुनिया को एक मौसर पैगाम देना पड़ेगा। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नाअहल चेयरमैन पैमरा के इंतकामी जो इक़दाम हैं उन पर कुछ बात होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आईना सच का दिखाया तो बुरा मान गए, झूठ से पर्दा उठाया तो बुरा मान गए। बोलने चेयरमैन पैमरा सलीम बेग की नाअहली पर आवाज उठाई तो चेयरमैन पैमरा सलीम बेग ने जाती अना में अपने मातहत अफसरान को भी गैर कानूनी तौर पर बोल के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग के हुक्म पर पैमरा अफसरान मुल्क भर के केबल ऑपरेटर्स को ये धमकियां दे रहे हैं कि बोल की नशरियात बंद कर दो, बोल को आखिरी नंबरों पर डाल दो। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग की बोल की नशरियात को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश के खिलाफ अवाम कई हफ्तों से एहतजाज कर रहे हैं। बोल न्यूज ने नशरियात बंद करने और बोल के खिलाफ साजिश करने पर चेयरमैन पैमरा सलीम बेग, डीजी डिस्ट्रीब्यूशन रीजनल मैनेजर अकरम, इंस्पेक्टर लाहौर मोहम्मद अकरम, इंस्पेक्टर पैमरा लाहौर मजहर के खिलाफ दरखास्त दायर कर रखी है, जिसमें सिंध हाई
हाईकोर्ट से यह इस्तदा की गई है कि चेयरमैन पैमरा की जानिब से केबल ऑपरेटर्स को गैर कानूनी हिदायत देकर चैनल को बंद करवाया जा रहा है। पैमरा हुक्काम केबल ऑपरेटर्स को डरा धमकाकर बोल न्यूज को आखिरी नंबरों पर करने के लिए दबाव भी डाल रहे हैं। पैमरा की तरफ से पैमरा हुक्काम जानबूझकर अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इसलिए तौहीन अदालत के मुर्तकिब चेयरमैन पैमरा और दीगर अफसरान को अदालत में तलब किया जाए और अदालती हुक्मदूली पर फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। जबकि बोल न्यूज चेयरमैन पैमरा सलीम बेग और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त भी SHO ज़मान टाउन को जमा करवा चुका है। दरखास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चेयरमैन पैमरा सलीम बेग गैर कानूनी तौर पर ओहदे पर काम कर रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट में सलीम बेग की बतौर चेयरमैन पैमरा तैनाती को भी चैलेंज किया गया है, जिसके बाद चेयरमैन पैमरा ने बोल मीडिया ग्रुप के खिलाफ गैर कानूनी इक़दामात शुरू कर दिए हैं और 3 फरवरी को सलीम बेग ने खुद केबल ऑपरेटर्स को गैर कानूनी हिदायत जारी की कि बोल न्यूज़ और एंटरटेनमेंट की नशरियात को बंद कर दिया जाए। जबकि अदालत ने पहले ही चेयरमैन पैमरा को बोल न्यूज़ के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से रोक रखा है, लिहाजा चेयरमैन पैमरा और दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके नामजद मुल्ज़िमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। बोल न्यूज़ अपनी बंदिश के खिलाफ तसलसल से वज़ीर आज़म इमरान खान और मुतल्लिक़ा इदारों तक अपनी आवाज़ पहुँचा रहा है। वज़ीर आज़म इक़्तिदार में आने से पहले मीडिया की आज़ादी की बात करते थे। वज़ीर आज़म आज भी कहते हैं कि मीडिया आज़ाद है और मीडिया पर कोई कदगन नहीं लगने देंगे, मगर उन्हीं के दौरे हुकूमत में चेयरमैन पैमरा सलीम बेग वज़ीर आज़म की रिट को चैलेंज कर रहे हैं और चेयरमैन पैमरा की नाअहली के खिलाफ चलने वाले केस की रिपोर्टिंग की वजह से चेयरमैन पैमरा पूरे इदारे को अपने ज़ाती मना के लिए बोल के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम आज फिर वज़ीर आज़म इमरान खान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मुतल्लिक़ा इदारों से अपील करते हैं कि नाअहल चेयरमैन पैमरा को उनके ओहदे से हटाया जाए और बोल के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों को ख़त्म किया जाए। एक तरफ वज़ीर आज़म के करीब तरीन हुकूमती नुमाइंदे हमें यकीन दिला रहे हैं कि उनकी हुकूमत में बोल के साथ कुछ गलत नहीं होगा। फिरदौस आशिकावान की चंद रोज़ पहले बस बहुत हो गया में ये गुफ्तगू सुनिए। बोल की रही हैं काविशें कोशिशें, वो पाकिस्तान की कौमी सलामती के साथ खड़े होना, पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करना और रियासत के मफाद को अव्वलीन तरजीह देना। तो अब वक्त आ गया है कि जो पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाला चैनल है उसके साथ हुकूमत खड़ी हो, अवाम खड़े हों और जहाँ कहीं कोई ज़ाती पसंद नापसंद की भेंट ये दारा चढ़ता है उस पे हम अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म कभी नहीं चाहेंगे कि बोल की आवाज़ को बंद किया जाए, कभी नहीं चाहेंगे कि जिसने अपने हकूक़ के लिए बोलना सिखाया वो उसके लबों को हम कैद कर दें और उसके अंदर काम करने वालों के हकूक़ जो हैं वो मजरूह हों। बोल हमारी ताकत है। काबीना के एक अहम रुकन और वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने भी इसी सिलसिले में हमारे प्रोग्राम में क्या कहा था, ज़रा ये भी सुन लीजिए। ज्यादती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए और सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए। और बोल में जब अपोजिशन का ज़माना था, हम तो बोल ने जुल्म के खिलाफ बड़ी आवाज़ भी उठाई थी और उस ज़माने भी बोल पे पाबंदियाँ थी। तो मैं तो किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के हक में नहीं हूँ। अगर पैमरा चीफ ने कोई गलत काम किया है तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ नाअहल चेयरमैन पैमरा बोल के साथ मुस्तकिल नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं है। अब इसी पूरी सूरत-ए-हाल पर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। बाबर डोगर साहब ब्यूरो चीफ हैं लाहौर बोल न्यूज़ के। बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब बाबर साहब, चेयरमैन पैमरा को इस वक्त रोकने वाला कोई नहीं है, हुकूमती वुज़रा कुछ और बयानात देते हैं, ये तज़ाद चेयरमैन पैमरा के अमल में वाज़े दिखाई दे रहा है। वज़ीर आज़म कहते हैं मीडिया आज़ाद है। ये कितने तज़ादात हैं हुकूमत के कॉल और फेल में और चेयरमैन पैमरा के अमल में? बिल्कुल बाप, चेयरमैन पैमरा ना सिर्फ कि ये कि हुकूमती रिट को नहीं मान रहे, ये अदालती फैसलों को भी नहीं मान रहे हैं। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, अदालती फैसलों को रिडिक्यूल कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा क्लियर फैसला था, बड़ा वाज़े फैसला था जब चेयरमैन पैमरा सलीम बेग जो है, इसने जब बोल पर बदनीति की बुनियाद पर 1 महीने के लिए बोल का लाइसेंस सस्पेंड किया था तो सिंध हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया था। अब जब स्टे दे दिया तो उसके बाद चेयरमैन पैमरा के पास कोई गुंजाइश नहीं बचती, कोई लीगल गुंजाइश नहीं बचती कि वो अपने रीजनल मैनेजर से कहे, वो केबल ऑपरेटर्स को मजबूर करे, उनको फोर्स करे कि जनाब वो बोल को बंद करें, बोल की नशरियात को बंद
बंद करें। ये गैर कानूनी अहकामात हैं, ये इलीगल ऑर्डर्स हैं, जिसको जो कि सिंध हाई कोर्ट के जो फैसला है उसकी बड़ी क्लियर वायलेशन है, उसकी बिल्कुल उस फैसले के कि ये जो है ना उसकी धज्जियां इन्होंने उड़ा दी हैं सलीम बेग साहब ने। ये चंद चैनल्स के हाथों में खेल रहे हैं और ये इस हद तक आगे चले गए हैं कि इनको एहसास ही नहीं है कि ये किस तरह से हमारा आइन जो है वो उस समय आज़ादी इज़हार राय पे कोई कदगन नहीं है। और सलीम बेग जो कि एक रेगुलेटरी इदारे का चेयरमैन है, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि चैनल्स को बोलने दिया जाए, चैनल्स जो है वो ग्रो करें, ये बंदा चैनल बंद करने के पीछे पड़ा हुआ है। मुझे तो लग रहा है कि ये बंदा, इसकी तैनाती गलत है, इलीगल है, कोर्ट में चैलेंज हुई है। इमरान खान खुद कह रहे हैं कि जनाब ये जो काम कर रहा है वो गलत है। मुझे तो हैरानगी कि हुकूमत की बेबसी क्या है, इमरान खान साहब की बेबसी क्या है। हुकूमत के पास बेतहाशा अख्तियारात हैं, अगर वो इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहें तो इसमें कोई इशू ही नहीं है। गवर्नमेंट जो है इसको काम करने से रोक सकती है। हुकूमत जो है सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि हुकूमत इतनी बेबस क्यों है? एज अ रेगुलेटर अरबाब, एज अ रेगुलेटर ये अपने अख्तियारात का नाजायज फायदा उठा रहा है और इस पे गवर्नमेंट इसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। केबल ऑपरेटर्स को जो ये धमकियां दी जा रही हैं कि बोल को आखिरी नंबरों पर डाल दिया जाए, इसकी नशियात को बंद कर दिया जाए, ये किस कानून के तहत दी जा रही हैं? क्या पेमरा रूल्स में या पाकिस्तान के आइन में कहीं कोई इस तरह की गुंजाइश है कि एक चैनल को बंद करने के लिए, उसको आखिरी नंबरों पर डालने के लिए इस तरह से धमकियां दी जा रही हैं? और पाकिस्तान के कई केबल ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो इन धमकियों में आ भी रहे हैं। अवाम का एक मकबूल चैनल बोल, अवाम ये चाहती है कि उसके ऊपर के नंबरों पर उसको रखा जाए, उसकी नशरियात अवाम को आसानी से देखने को मिल सकें, लेकिन ये अब इस राह में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। कानून में चेयरमैन पेमरा के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो इस तरह के अहकामात जो है वो केबल ऑपरेटर्स को दे। वो किसी चैनल को किसी इल्ज़ाम के बगैर किसी बोलने किया क्या है, बोलने कौन सा कानून वायलेट किया है, मुझे भी तो बताया जाए कि हमने कहाँ पे वायलेशन की है, हमें किस बुनियाद पर ये जो है ये ऑर्डर किए जा रहे हैं। जब कोई वायलेशन ही नहीं है, जब कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो इन्होंने यकतरफा तौर पर खुद ही मदई बनकर बदनीति की बुनियाद पर बोल को बंद करने की कोशिश की थी, उसको तो सिंध हाई कोर्ट ने उस पर तो स्टे दे दिया है। अब इसके पास कोई कानूनी जवाब नहीं है कि ये बोल को इस तरह से केबल ऑपरेटर को कह के बोल को बंद करवाए। ये बिल्कुल इलीगल है, गैर कानूनी है। मेरा नहीं ख्याल कि एक बंदा इतना स्ट्रांग हो सकता है कि जो रियासत की रिट से ही बाहर चला जाए, वो हुकूमत की रिट से ही बाहर चला जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, एक बंदा जो है वो रियासत की रिट को चैलेंज कर रहा है, वो ऐसे काम कर रहा है जिससे गवर्नमेंट जो है उस पर हरफ आ रहा है। गवर्नमेंट लोग हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि क्या इतनी बेबस गवर्नमेंट है कि एक बंदा अपनी मनमानियां कर रहा है, वो चैनल्स को बंद कर रहा है। गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी ये तो आईनी पोस्ट है, मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता। आपके पास बेतहाशा अख्तियारात हैं, आप उसको काम करने से रोक सकते हैं, उसको बुलाया जा सकता है, उससे पूछा जा सकता है कि गैर कानूनी तौर पर तुम किस तरह से केबल ऑपरेटर्स को कह रहे हो कि बोल को बंद कर दे। ये तो नहीं हो सकता कि कल जनाब ये जो बंदा है ये कहे जी सारे चैनल मैं बंद कर रहा हूँ, केबल ऑपरेटर से कि सारे चैनल बंद कर देता हूं मैं, तो जो स्टेट है वो क्या मुंह देखती रहेगी इसका? जबकि ऑडियो सबूत भी हम फराहम कर चुके हैं और उसका ट्रांसक्रिप्ट भी एफआईआर के साथ पेश किया गया है, वो तमाम सबूत भी अब मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। इसके बाद तो कहीं कोई अखलाकी और कानूनी जवाब नहीं रह जाता चेयरमैन पेमरा के अपने ओहदे पर मुस्तकिल बराजमान रहने का। बिल्कुल मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। क्लियर एविडेंसेस हैं उसने जो ऑर्डर्स दे रहा है इलीगल गैर कानूनी तौर पर सलीम बेग जो ये केबल ऑपरेटर को कन्वे करवा रहा है कि ये बोल को बंद किया जाए, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, बड़ा स्ट्रॉन्ग सबूत है जिसकी कॉपियाँ हमारे पास हैं। तो मुझे तो बड़ी उम्मीद है कि अल्टीमेटली अगर हुकूमत जो है वो इसके खिलाफ कुछ नहीं करती, वो जो लग रहा है कि वो जो एक कार्टेल बना हुआ है, ये जो एक माफिया है, हुकूमत जो है वो उस माफिया के सामने झुक गई है। हुकूमत उस माफिया के हाथों ब्लैकमेल हो रही है। ये हुकूमत तो हमेशा अखलाकी, लेकिन कोर्ट जो है बात किया करती थी। जी और अब कोई अखलाकी जवाब ही नहीं रह जाता ना, अब तो चेयरमैन पेमरा को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए।
वो तो एक ढीठ आदमी है जिसकी तैनाती इलीगल है, गैर कानूनी है, जिसने रूल्स को वायलेशन करके सारे रूल्स को बाईपास करके जिसको अपॉइंट किया गया हो, और जो इसलिए अपॉइंट किया गया कि बंदा बड़ा ताबेदार है और जनाब ये जो है ये उनके मफादात का चंद एक माफिया जो है उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा और आवाम के जो पॉपुलर चैनल हैं उनका ये गला दबाएगा, गला घोंटेगा, उनका कत्ल करेगा, जो ये कर रहा है, जो वाज़ेह तौर पर ये कर रहा है। तो मुझे तो बड़ी उम्मीद है कि इस मुल्क में अदालतें जो है इंसाफ अल्टीमेटली वहीं से मिलना है, बोल को भी इंसाफ मिलेगा। बोल एक अवामी चैनल है, अवाम का पसंदीदा चैनल है। जिस दिन बोल के खिलाफ इसने एक्शन लिया था उस दिन बोल जो था ट्विटर पे टॉप ट्रेंड था, अवाम की आवाज़ जो थी वो बोल के साथ थी। अवाम ने साबित किया कि बोल उनका फेवरेट चैनल है जब ये ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बना। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोर्ट से ये बंदा डिस्क्वालीफाई होगा। हुकूमत जो है वो, मुझे बड़ा अफसोस है, बड़ा दुख है, इमरान खान साहब से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी बेबसी का इजहार किया, इतनी बेबस गवर्नमेंट को होना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट के पास बेतहाशा इख्तियारात हैं। मुझे लग रहा है कि इमरान खान साहब अल्टीमेटली कहीं ना कहीं किसी न किसी से ब्लैकमेल हो रहे हैं, जो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अदरवाइज ये बंदा जो है ये अनफिट है इस पोस्ट के लिए। ये बंदा एक रेगुलेटरी इदारे का हेड नहीं हो सकता। इस बंदे का काम ये था कि नए चैनल्स आने चाहिए थे, चैनल्स को प्रमोट करता। ये चैनल्स के गले दबा रहा है, चैनल्स के गले घोंट रहा है, उनका कत्ल कर रहा है, उनको बंद करवा रहा है। ये तो बिल्कुल जो इसकी जॉब है ये उसके बिल्कुल उलट चल रहा है। इसी बुनियाद पर इसकी जॉब खत्म हो जानी चाहिए। सही, लेकिन बाबर साहब इंशाल्लाह अदालत से तो इंसाफ मिलेगा। आवाम ने भी अपना फैसला सुना दिया। जिस तरह ट्विटर पर कितने रोज तक बोल की बंदिश नामंजूर ये ट्रेंड करता रहा, लेकिन जो ये हुकूमत की खामोशी और बेबसी है ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस सवाल का जवाब भी ढूंढने की इस वक्त बड़ी ज़रूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है हुकूमत की जानिब से। बिल्कुल अरबाब, मुझे ये लग रहा है कि एक नाम नहाद माफिया बना हुआ है, चैनल्स का काटल बना हुआ है। पीबीए एक जाली तंजीम बनी हुई है जो जाली रेटिंग के ज़रिए से चंद चैनल जो हैं वो अपने आप को नंबर 1, 2, 3, 4 कह रहे हैं। और ये जो माफिया है, मेरा ख्याल है हुकूमत जो है ये हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहा है। ये जो बंदा है सलीम बेग, ये इस माफिया के हाथों में पपेट बना हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर डोगर साहब, ब्यूरो चीफ लाहौर बोल न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे। और डोगर साहब से गुफ्तगू हो रही थी। अदालत से चेयरमैन पेमरा के खिलाफ बोल को ज़रूर इंसाफ मिलेगा और हुकूमत की बेबसी और खामोशी पर इस वक्त एक सवालिया निशान खड़ा हुआ है और इस खामोशी और बेबसी का जवाब यकीनन हुकूमत को देना पड़ेगा। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद गुफ्तगू। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब बात करते हैं उस हस्ती की जिन्हें अफजलुल बशर बादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खलीफा अव्वल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सन 573 ईस्वी में पैदा हुए। आपका नाम अब्दुल्ला, कुनियत अबू बकर और लक़ब सिद्दीक़ था। आपका पेशा तिजारत था। इस्लाम से कबल भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार इलाके के बड़े ताजरों में होता था। आपकी दयानतदारी, रासतबाजी और अमानतदारी का ख़ास शोहरा था। अहले मक्का आपको इल्म, तज्ज़िये और हुस्न खल्क़ के बाइस नहायत मुअज़्ज़ज़ समझते थे। आपकी हैसियत मक्का और अतराफ़ के चीफ जस्टिस की थी। कबूल इस्लाम से पहले भी आप तमाम रज़ाइल और गैर अखलाकी अफ़ाल से दूर रहते थे। जब नबी आखिर-उज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो लोगों को इस्लाम की दावत दी कि ए लोगो, अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो और मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सादिकुल वादुल अमीन का ऐलान सुनते ही सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर नबी करीम को गले लगाया और पेशानी चूमते हुए कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले इंसान हैं। ज़ाहिरी ऐलान नबूवत से पहले ही रसूलुल्लाह सादिकुल वादुल अमीन के लक़ब से मशहूर थे। आपकी सच्चाई पर एतबार करने पर और ईमान लाने पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिद्दीक़ का लक़ब मिला। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान लाने का वाक़या बहुत दिलचस्प लेकिन तवील है।
मगर इख्तिसार के साथ उसे कुछ यूं समझा जा सकता है कि रबिया बिन काब फरमाते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्लाम लाना आसमानी वही की मानिंद था। एक मरतबा तिजारत के सिलसिले में आप मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए। यहाँ क़याम के दौरान एक रात आपने ख्वाब देखा कि चाँद और सूरज आसमान से नीचे उतर आए हैं और आपकी गोद में दाखिल हो गए हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक हाथ से चाँद और सूरज को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक नींद से बेदार हुए तो इस अजीबो गरीब ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए करीब ही एक राहिब के पास पहुँच गए। उस राहिब ने सारा ख्वाब सुनकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, तुम कहाँ से आए हो? आपने फरमाया, मक्का से। राहिब ने पूछा कि तुम क्या करते हो? फरमाया कि ताजिर हूँ। वो राहिब कहने लगा, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारे ख्वाब को सच फरमा दिया तो वो तुम्हारी ही कौम में एक नबी मबूस फरमाएगा। उसी को ज़िंदगी में तुम उसके वज़ीर होगे और विसाल के बाद उसके जानशीन होगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस वाक़े को पोशीदा रखा और किसी को नहीं बताया। और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यही वाक़या बतौर दलील हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया और हुज़ूर को गले लगाया और पेशानी चूमते हुए कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को सिद्दीक के लक़ब से नवाजा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अबू बकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम सबसे ज़्यादा महबूब थे और हमसे बेहतर और हमारे सरदार थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुफ्तगू करते रहे, यहाँ तक कि फरमाया कि मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हज़रत अबू बकर थे। इब्न हुब्बान में हज़रत अबू याया रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कसम उठाकर ये कहते हुए सुना कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब सिद्दीक अल्लाह ताला ने आसमान से नाजिल फरमाया। तिरमिज़ी और इब्न हुब्बान में हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आग से आज़ाद हो। बस उस दिन से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब अतीक यानी आग से आज़ाद पड़ गया। हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत और उनका शुक्र अदा करना मेरी उम्मत पर वाजिब है। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, जब गार की रात थी तो अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाज़त इनायत फरमाइए कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले गार में दाखिल हूँ, ताकि अगर कोई सांप या कोई और चीज़ हो तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय मुझे तकलीफ़ पहुँचाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दाखिल हो जा। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दाखिल हुए और अपने हाथ से सारी जगह की तलाशी लेने लगे। जब भी कोई सुराख देखते तो अपना लिबास फाड़कर उस सुराख को बंद कर देते, यहाँ तक कि अपने तमाम लिबास के साथ यही कुछ किया। रावी कहते हैं कि फिर भी एक सुराख बच गया तो उन्होंने अपनी एड़ी को उस सुराख पर रख दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर तशरीफ़ लाने की गुजारिश की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ उठाए और दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क़यामत के दिन मेरे साथ मेरे दर्जे में रखना। कुरान करीम और अहादीस तैयबा में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान व फजीलत का जिक्र है तो कोई इंसान आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीफ़ क्या कर सकता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल करने के बाद तमाम इस्लामी जहादों में शामिल रहे। हक़ व बातिल की पहली जंग, जंग बदर, उहुद, खंदक, तबूक, हुदैबिया, बनी नज़ीर, बनी मुस्तलक, हुनैन, खैबर, फ़तह मक्का समेत तमाम गज़वात यानी वो जहाद जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हुए, उन तमाम में सरकार दो आलम के हमरा रहने का शर्फ हासिल रहा। ग़ज़वा तबूक में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईसार, कुर्बानी और सक़ाफ़त का नमूना अल्लाह की राह में पेश किया, जिसकी मिसाल तारीख़ आलम में मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसी ग़ज़वे में सरकार दो जहाँ की तरग़ीब पर तमाम साहिब इस्तिताअत सहाबा कराम ने दिल खोल कर लश्कर इस्लामी की इमदाद की, मगर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन सब पर इस तरह सबक़त हासिल की कि आप अपने घर का सारा माल ले आए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अबू बकर, घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ा है? तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल ही काफ़ी है। परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस।
हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सफ़र ज़िंदगी के आखिरी दिनों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और वसीयत फरमाई कि ए अली, जब मेरी वफ़ात हो जाए तो मुझे तुम अपने हाथों से गुस्ल देना, क्योंकि तुमने इन हाथों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया है। फिर मुझे मेरे पुराने कपड़ों में कफन देकर उस हुजरे के सामने रख देना जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार है। अगर बग़ैर कुंजियों के हुजरे का कफ़ल खुद ब खुद खुल जाए तो अंदर दफन कर देना, वरना आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर देना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 22 जमादुस्सानी 13 हिजरी को वफ़ात पाई। आपकी वसीयत के मुताबिक आपके जनाजे को हुजरे मुबारका के सामने रखकर अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके यार गार अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके दरवाजे पर हाजिर हैं और उनकी तमन्ना है कि उन्हें आपके हुजरे में दफन किया जाए। ये सुनकर हुजरे का दरवाज़ा जो पहले बंद था खुद ब खुद खुल गया और आवाज़ आई, हबीब को हबीब से मिला दो, क्योंकि हबीब को हबीब से मिलने का इश्तियाक है। जब हुजरे से हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दफन करने की इजाज़त मिल गई तो जनाजे को अंदर ले जाया गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर में आपको दफन कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।